प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वे अहमदाबाद के साणंद में कैन सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी गांधीनगर में सम्राट संप्रति म्यूजियम और वाव थराद में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री सुबह करीब 10 बजे गांधीनगर स्थित कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन के साथ करेंगे। यह संग्रहालय जैन धर्म की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:45 पर साणंद स्थित देश के दूसरे कायन सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही यहां प्रोफेशनल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। पहला प्लांट भी फरवरी 2026 में साणंद में ही शुरू हुआ था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और प्रोजेक्ट की यहां पर एक और प्लांट की सौगात देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गुजरात को कई सौगातें मिलने वाली है। तो 20,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह क्षेत्र गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। देश के दूसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का आज उद्घाटन करेंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी 2026 में पहले प्लांट का भी साणंद में ही उद्घाटन हुआ था और आज दूसरे प्लांट का उद्घाटन होगा। और अब खबर अजमेर से है, जहां आज जारी होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम। सीनियर सेकेंडरी कला, विज्ञान एवं वाणिज्य विषय का परिणाम आज जारी किया जाएगा। सुबह 10 बजे परिणाम जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ऑनलाइन परिणाम जारी करेंगे। बोर्ड प्रशासनिक शक्ति सिंह राठौड़, सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ बोर्ड कार्यालय से यहां पर जुड़ेंगे। तो आज 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। तो 12वीं बोर्ड परीक्षा का आज सुबह 10 बजे रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ऑनलाइन रिजल्ट जारी करेंगे। तो आज का दिन 12वीं के छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज 10 बजे 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। तो बोर्ड प्रशासनिक शक्ति सिंह राठौड़, सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ बोर्ड कार्यालय से जुड़ेंगे। तो अजमेर से ये बड़ी जानकारी, जहां आज 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी होगा। तो कला, विज्ञान एवं वाणिज्य विषय का परिणाम आज जारी किया जाएगा। सुबह 10 बजे ऑनलाइन परिणाम जारी होगा। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ऑनलाइन परिणाम जारी करेंगे। तो 10 बजे परिणाम घोषित किया जाएगा। कल से वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत होने वाली है और इसके साथ ही कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा। पैन कार्ड, एटीएम, टोल टैक्स, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाले हैं। नए इनकम टैक्स से HRSA में छूट मिलेगी। तो गिफ्ट वाउचर, डिडक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव होंगे। पैन कार्ड को क्रेडिट कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। क्रेडिट कार्ड से भर सकेंगे इनकम टैक्स। तो बैंकिंग नियमों में बदलाव होगा। अब हर 7 दिन में सिबिल अपडेट होगा। ग्राहक बैंक अकाउंट और लॉकर में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे और अब ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 तरीके से अपनी पहचान वेरीफाई करना जरूरी होगा। तो नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नगद भुगतान पूरी तरह से बंद होगा। ट्रेन टिकट कैंसिल करना भी महंगा हो जाएगा। तो कल से वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत होने वाली है और इसी के साथ कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। तो ग्राहक बैंक अकाउंट और लॉकर में अब अधिकतम 4 नॉमिनी भर सकेंगे और ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 तरीके से अपनी पहचान वेरीफाई करना भी अब जरूरी हो जाएगा और इसके साथ ट्रेन टिकट कैंसिल करना भी महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नगद भुगतान पूरी तरह से कल से बंद रहने वाला है। तो इसी के साथ कई नियमों में कल से बदलाव होने वाला है। वित्त वर्ष 2026-27 कल से शुरू होगा और कल से कई नियमों में बदलाव होगा। रोजमर्रा की जिंदगी पर थोड़ा इसका असर रहने वाला है। देश में कल से जनगणना 2027 का पहला चरण, पहली बार डिजिटल हो रही जनगणना 2 चरणों में होगी। 16वीं जनगणना के पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे। तो आम नागरिक पोर्टल या मोबाइल पर परिवार का डेटा फीड कर सकेंगे। पहले चरण की शुरुआत नई दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, लक्षद्वीप में होगी और इस बार जनगणना में जियो रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज की जाएगी ताकि कोई मकान नहीं छूटे। जनगणना का डेटा गोपनीय रहेगा और आरटीआई के दायरे में भी
यहां से बाहर रहने वाला है। किसी सरकारी योजना या कोर्ट में सबूत के तौर पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। तो हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी ताकि कोई भी मकान नहीं छूटे। जनगणना का डेटा गोपनीय रहेगा और आरटीए के दायरे से भी बाहर रहेगा। और अब खबर बीकानेर के नापासर से है, जहां मुनसर स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक बाइक भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई है। रामसर निवासी दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जसरासर से नापासर आ रहे थे बाइक सवार। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया था। पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवाया। स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सूचना पर नापासर पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो नापासर में जोरदार भिड़ंत हुई है। तो दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। तो बीकानेर के नापासर में ये भीषण हादसा हुआ है और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, नापासर में भीषण हादसा हुआ है, 2 युवकों की मौत हो गई है। इसके बाद ग्रामीणों में भारी रोष देखा गया। क्या कुछ जानकारी, अभी मौके पर क्या स्थिति? बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस प्रकार से नापासर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। मुनसर गांव के पास में स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा है वो फूट पड़ा और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। थानाधिकारी सुषमा शेखावत के अनुसार मृतकों की पहचान है वो रामसर निवासी रामजेश पुत्र बुद्धाराम कसवा और गोपाल पुत्र महादेव कसवा के रूप में हुई है। दोनों युवक जसरासर से नापासर की ओर आ रहे थे। तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जी। हादसे के बाद में घटना जिस प्रकार से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया और जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। ऐसे में प्रदर्शन में ग्रामीणों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग है वो उठाई। ऐसे उसके बाद में पुलिस ने समझाइश की और समझाइश के बाद जाम खुलवाकर दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीकानेर के नापासर से खबर। बीकानेर के नापासर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब खबर भरतपुर के नदबई से है, जहां नदबई में हुए सर्राफा व्यवसाय हत्याकांड की जांच के दौरान खेड़ली थाना क्षेत्र में दबिश देने गई पुलिस टीम पर संदिग्ध आरोपियों ने फायरिंग कर दी है। गनीमत रही कि थाना अधिकारी अरुण सिंह और एक हेड कांस्टेबल बाल यहां पर बच गए हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और खाली खोखे बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से लूट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। दिनांक 30 मार्च 2026 को SHO नदबई श्री अरुण सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम पुलिस थाना नदबई के प्रकरण संख्या 112/26 में अज्ञात आरोपियों की तलाश करती हुई मुखबिर की सूचना के ऊपर इलाका थाना के रिगसपुरा लीज एरिया में पहुंची थी, जहां पर 3 बदमाश पहाड़ी की तलहटी में छुपकर बैठे हुए थे। जब पुलिस जाब्ते ने दबिश की कार्रवाई की तो इन तीनों बदमाशों ने पुलिस जाब्ते पर फायर किया। इस दौरान तीनों बदमाशों को पुलिस टीम के द्वारा तत्परता। और आप बीकानेर के पांचू से बड़ी खबर है, जहां अचानक बदले मौसम ने तबाही मचा दी है। पांचू में 45 मिनट तक तेज बारिश और 4 मिनट की ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
तूफानी हवाओं के बीच गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी पर नीम का विशाल पेड़ गिर गया। हादसे में 5 पुलिस जवान बाल बाल बचे हैं और बड़ा हादसा यहां पर होते होते टल गया है। ओलों की मार से खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान की आशंका है। किसानों की अब इस बारिश के बाद चिंता बढ़ गई है। कई जगह पेड़ टूटने और रास्ते बाधित होने से आवाजाही भी यहां पर प्रभावित हुई है। तो ओलावृष्टि और बारिश ने तबाही मचा दी है। हादसा हुआ है तो पुलिस की गाड़ी पर एक नीम का पेड़ गिर गया, जिसमें पुलिस के जवान बाल बाल बच गए। उसी के साथ ओलों की मार से खेतों में खड़ी फसल को भी भारी नुकसान की आशंका है और इसी के साथ किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर। बीकानेर के पांचों में बारिश और ओलावृष्टि ने भयंकर तबाही मचाई है। जनजीवन इस बारिश से प्रभावित हुआ है। तो आपको बता दें कि कल तेज आंधी के साथ बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और पुलिस की गाड़ी पर एक विशाल नीम का पेड़ गिर गया, जिसमें पुलिस के जवान बाल बाल बच गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा जुड़ चुके हैं। तो सुरेंद्र, बीकानेर के पांचों में कल देर रात भयंकर बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और उसी के साथ जनजीवन भी इस बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुआ है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए बीकानेर के ग्रामीण अंचल में सोमवार को देर शाम तूफानी हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया। पांचू क्षेत्र में करीब रात 8 बजे से करीब 4 मिनट तक चले इस बड़े आकार के ओले गिरे, जिससे पांचू छोटा और बादला तरोड़ों की बस्तियों आदि आसपास के क्षेत्र में जमीन है वो सफेद कर दी। इसके बाद करीब 45 मिनट तक तेज बारिश हुई। इसी तूफान के दौरान चुन्नाकुआ के पास में गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी पर एक पुराना नीम का पेड़ है वो गिर गया। हादसे के वक्त गाड़ी में एएसआई संतोष नाथ और बलवान है, हेड कांस्टेबल राधा किशन, कांस्टेबल लीलाराम और वेद प्रकाश सवार थे। यानी 5 पुलिसकर्मी गाड़ी में सवार थे। पेड़ गिरने की गाड़ी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी, लेकिन बड़ी गनीमत की बात यह है कि जो गाड़ी में सवार पुलिसकर्मी थे वो सभी सुरक्षित हैं और उनके किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी। हादसे के बाद में पुलिस के द्वारा जेसीबी की सहायता से गाड़ी को बाहर पेड़ के नीचे से निकाला गया। इसके साथ ही बात करूं, बीकानेर ग्रामीण अंचल और लूमकरन क्षेत्र में भी बादलों का आवाज और हल्की बारिश की जो जानकारी है वो सामने आई है। ऐसे में कह सकते हैं कि बदले मौसम ने अच्छी तरह से देर रात को तांडव मचाया, जिसकी वजह से पुलिस की जो गाड़ी है वो क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन बड़ी गनीमत है कि इस हादसे में कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है उससे एक बार ठंडक है वो महसूस की जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बीकानेर के पांचू में जोरदार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और उससे जनजीवन यहाँ पर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और आप खबर टोंक के उनियारा से है, जहां कल शाम तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी है। अन्नदाताओं की खेती में खड़ी कटी फसलों में भारी नुकसान हुआ है। उनकी फसलों में बारिश का पानी भर गया है। फसलों को नुकसान होने की संभावनाएं तेज हो गई और तेज हवाओं के साथ बारिश से कई विद्युत पोल, मकानों की चद्दरें, टीन शेड, पेड़ पौधे धराशायी हो गए हैं। विद्युत पोलों के धराशायी होने से कई क्षेत्रों में कल शाम से ही बिजली गुल है। आम जनों को रात भर बिजली नहीं आने से अंधेरे में रहना पड़ रहा है, तो वहीं किसानों को फसलों में नुकसान होने से उनके सपने फिर से चकनाचूर यहां पर हुए हैं। देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने अधिकारियों को नुकसान का यथाशीघ्र सर्वे करने के निर्देश दे दिए हैं। तो तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। उनियारा में देर शाम हुई बारिश ने यहां पर तबाही मचा दी। उसी के साथ विधायक राजेंद्र गुर्जर ने सर्वे करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने क्षेत्र में तबाही मचा दी। अन्नदाताओं के खेतों में खड़ी कटी फसलों को भारी नुकसान हुआ है और इसी के साथ उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने अधिकारियों को सर्वे कर यहाँ पर और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मदन लाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मदन लाल, उनियारा में कल देर रात भयंकर बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है और इसी के साथ विधायक ने इस नुकसान का सर्वे करने का भी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। तो क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी, कल देर रात को तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण किसानों की खेतों में पड़ी फसलें नष्ट हो गई और नुकसान की आशंका है।
जब नुकसान की जानकारी मिली तो देवली उड़ेरा विधायक ने अधिकारियों को सर्वे कर तुरंत आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तेज हवाओं के कारण विद्युत पोल, टीन शेड उखड़ कर इधर उधर बिखर गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदन लाल इस तमाम जानकारी के लिए। और आप खबर बीकानेर के बज्जू से है, जहां गर्मी का दौर शुरू होते ही बज्जू क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं का दौर शुरू हो गया है। बज्जू के आरडी 961 नहर के पास वन क्षेत्र में 3 जगह आग लगी और आगजनी से सैकड़ों पेड़ यहां पर स्वाहा हो गए हैं। वन क्षेत्र में सैकड़ों जीव जंतु भी मौजूद। बज्जू उपखंड मुख्यालय पर दमकल नहीं होने से ग्रामीणों में भारी रोष यहां पर देखा गया। तो वहीं वन विभाग के पास आग बुझाने के लिए कोई संसाधन यहां पर उपलब्ध नहीं है। बज्जू प्रशासन मौके पर बीकानेर से दमकल की गाड़ियों को बुलवाकर देर शाम तक आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका है और ऐसे में फिर से दमकल की यहां पर मांग उठी है। तो वन क्षेत्र में सैकड़ों जीव जंतु भी मौजूद हैं। बज्जू उपखंड मुख्यालय पर दमकल नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया है। तो वन विभाग के पास आग बुझाने का कोई संसाधन यहां पर उपलब्ध नहीं है। तो बज्जू के आरडी 961 नहर के पास भीषण आग लग गई। बज्जू उपखंड पर दमकल नहीं होने के कारण यहां पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। तो आगजनी में सैकड़ों पेड़ यहां पर स्वाहा हो गए। गर्मी का दौर शुरू होते ही बज्जू में आगजनी की घटनाएं तेज हो गई है। और आप खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां कपासन में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित लोन टेनिस राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं चयन शिविर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अंडर 14 वर्ग के खिलाड़ी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने खेल का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो दर्शकों को खूब प्रभावित कर रहा है। नगर के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र भी बड़ी संख्या में शिविर देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं, जिससे उनमें खेल के प्रति उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य प्रशिक्षक नंद किशोर बागड़ी ने बताया कि चयनित खिलाड़ी दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोरोना के बाद यह पहला बड़ा अवसर है। तो कोच उज्जवल दादीज के अनुसार खिलाड़ियों को तकनीकी के साथ मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया जा रहा है। शिविर में खिलाड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई है और अभिभावक भी आयोजन से संतुष्ट यहां पर नजर आ रहे हैं। यह पहल न केवल नई खेल प्रतिभाओं को निखार रही है, बल्कि भविष्य के टेनिस सितारों की नींव भी यहां पर रख रही है। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं हमारे, स्पेशली मैं जिनका नाम लेना चाहता हूँ, हमारे उज्जवल सर और संस्था प्रधान उमाओ साहब, दोनों ने जो व्यवस्थाएं की है वह हर कई काबिल तारीफ है। हम जब रात को यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नेक्स्ट डे इनके मैच, बागड़ी सर, मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन लेवल पे छोटी जगहों पे इतनी बड़ी व्यवस्था की है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। इनके लिए जो भी स्पेशली उज्जवल सर, संस्था प्रधान बागड़ी सर, इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं लगभग मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पेरेंट्स को यहाँ किसी भी तरह की कोई के तकलीफ नहीं हुई। स्पेशली इन्होंने अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ व्यवस्था की। यहाँ के जो एक क्रिकेट, जो यहाँ का टेनिस क्लब है, जिनके सीनियर मोस्ट लोग हैं, उन लोगों ने एक दिन हमारे लिए शाम को कल भोजन की व्यवस्था भी रखी, वो भी काबिल तारीफ है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 69वीं राष्ट्रीय प्रशिक्षण पूर्व चयन प्रणाली के अंतर्गत आज ये ट्रायल्स मैच यहाँ पे किए गए। यहाँ पे ऑल राजस्थान से टॉप 20 प्लेयर्स, जो कि 10 गर्ल्स है 10 बॉयज है, वो अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं और नेशनल के लिए अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। इससे पूर्व स्टेट प्रतियोगिता जो जयपुर में हुई थी, उसमें बहुत ही बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसी के बेस पे निदेशालय बीकानेर द्वारा इन 20 खिलाड़ियों की चयनित सूची के अनुसार इन्हें यहाँ रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। ये बच्चे 16 से 22 तक दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में अपने योग्यता का, ये अपनी स्किल का प्रदर्शन करेंगे। रिचा शर्मा है, मैं जयपुर से आई हूँ। जब मुझे पता चला कि हमारा नेशनल कैंप यहाँ कपासन में होगा, तो एक मन में विचार था
कि हम यहाँ जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, कैसे यहाँ हमारा सर्वाइव होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मेरी पूरी सोच ही बदल गई। यहाँ पे हमको इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग टीम मिली, हमको इतना सपोर्ट मिला उज्जवल सर का और यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग टीम का, जितना तो हमको आज तक कहीं नहीं मिला। तो इसके लिए मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। मेरा नाम सौहार्द पांडे है। मैं यहाँ पे नेशनल कैंप में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ के रेफरीज उज्जवल सर, बागड़ी सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। चाहे कोई बाहर भी हो गया हो तो उसको बार बार सपोर्ट करते हैं कि तुम कर सकते हो। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत क्लीन है, हर चीज़ बहुत अच्छा है। खाने की भी व्यवस्था कर रखी है, हमारे रहने की भी कर रखी है, हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। थैंक यू। My name is Dr. Pushpendra Singh Rathore. My daughter Kaira Rathore is playing in Nationals Under-14 trial tournament. This is being held in a small town of कोटपुतली क्षेत्र के पानीड़ा गांव में बघेरे की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। बघेरा पावर हाउस के पास देर रात एक दीवार पर बैठा नजर आया, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले बघेरा गांव में बकरियों का शिकार भी कर चुका है। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। वन विभाग को सूचना दे दी गई है। रेंजर सतपाल ढिलान को मामले से अवगत कराया गया है। बघेरे के मूवमेंट से महिलाएं और बच्चे घरों से बाहर निकलने में यहां पर डर रहे हैं। कोटपुतली के पानीड़ा गांव में बघेरे का मूवमेंट देखा गया है और बघेरे के मूवमेंट से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। देश में बेमौसम बारिश का दौर लगातार जारी है। सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार दोपहर बाद मौसम अचानक बदल गया। भोपाल, बैतूल, मेहर, श्योपुर, मंदसौर और नीमच में तेज बारिश हुई है, जबकि नीमच में ओले गिरे हैं। मौसम विभाग ने 6 जिलों में ओले गिरने और 10 से ज्यादा जिलों में बारिश आने की संभावना जताई है। तो वहीं राजस्थान के भी 6 जिलों में सोमवार शाम को बारिश हुई। कोटा में ओले भी गिरे। जैसलमेर में दोपहर में आंधी चली। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी सोमवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में सोमवार शाम को तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के कुमारसैन क्षेत्र में सोमवार दोपहर बाद भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। तो इससे स्टोन फ्रूट की फसल को काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं रोहतांग में शाम को बर्फबारी भी हुई। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 32वां दिन है। लेबनान के ईरान समर्थक उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने सोमवार को इजराइल के उत्तरी शहर हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल से हमला कर दिया है। हमले के बाद रिफाइनरी परिसर में एक पेट्रोल टैंक में आग लग गई, जिससे इलाके में घना धुआं फैल गया और अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि आग मिसाइल हमले से लगी या इंटरसेप्ट किए गए मलबे के कारण। एहतियात के तौर पर स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों की खिड़कियां बंद रखने और बाहर न निकलने की सलाह दी है। तो वहीं ईरान जंग के बीच फारस की खाड़ी में भारत के 18 जहाज और अब 485 भारतीय क्रू फंसे हुए हैं। जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये सभी सुरक्षित हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।